इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। आज से दिल्ली और सिरसा के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए स्पेशल ट्रेन को करेंगे रवाना। निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का आत्ममंथन, यमुनानगर के सभी जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का संवाद। जनता पर फिर महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार, डीजलों में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी। हथनीकुंड बैराज में गहराया पानी का संकट, महज 2800 क्यूसेक पानी किया गया रिकॉर्ड, पेयजल की बढ़ सकती है समस्या। 21 जून को फिर से होगी नीट यूजी की परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, हम 0 फीस से करवाएंगे परीक्षा, छात्रों का हित सर्वोपरि है। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही कुछ देर में दिल्ली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच सकते हैं। दोपहर में दिल्ली से सिरसा के लिए रवाना होंगे। सिरसा से श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए स्पेशल ट्रेन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रवाना करेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंच सकते हैं, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद दोपहर में दिल्ली से सिरसा के लिए रवाना होंगे और यहां पर श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए ट्रेन रवाना करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाबी सिंगर इंद्रजीत निक्कू ने मुलाकात की। इंद्रजीत निक्कू मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंचे थे। दोनों के बीच ये मुलाकात हुई और सौहार्दपूर्ण इस मुलाकात को बताया जा रहा है। तस्वीर भी साझा की गई है, जिसमें पंजाबी गायक हैं इंद्रजीत निक्कू, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ नजर आ रहे हैं। तो मुलाकात होती है दोनों के बीच और सौहार्दपूर्ण इस मुलाकात को बताया जा रहा है। और अब जिक्र करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव का, जिसमें हार के बाद कांग्रेस अब आत्ममंथन करेगी। यमुनानगर में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, बड़ी मीटिंग है, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों के साथ राव नरेंद्र सिंह संवाद करेंगे। चुनाव में मिली हार को लेकर इस पर चर्चा होगी, क्योंकि निकाय चुनावों के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों में बीजेपी ने बाजी मार ली है। जो 3 निगम थे, सोनीपत है, पंचकुला है, अंबाला है, तीनों जगह बीजेपी के मेयर बने हैं। बीजेपी के मेयर जो है वो जनता ने चुने हैं। तीनों जगह हार मिली है कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया था जीत का, लेकिन जो परिणाम थे वो बीजेपी के हक में सामने आए और बाकी जगहों पर भी बीजेपी ने बाजी मारी है, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे इसके बाद आप बात कर लें धारूहेड़ा की बात कर लें। तो जो भी सीटें थी जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी बाजी मारती है और जो कांग्रेस है वो अब इस सब के बीच आत्ममंथन करेगी। इसको लेकर बैठक करेगी, बैठक की तैयारी है और आज ये बैठक है, बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, वो ये बैठक लेंगे, मीटिंग करेंगे। यमुनानगर में ये मीटिंग है और सभी जिला अध्यक्षों के साथ इस पर संवाद होगा। क्या वजह रही कि हार का मुंह कांग्रेस को निकाय चुनावों में देखना पड़ा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि चुनाव थे, हर जगह बीजेपी बाजी मारती नजर आई। जो लोगों का समर्थन था वो बीजेपी के साथ नजर आया, सिवाय उकलाना सीट को, जहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है निकाय चुनावों में और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन इसके अलावा सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, इस सभी जगह पर बीजेपी ने ही बाजी मारी है और कांग्रेस जो है इस सब के बीच अब चर्चा करेगी, आत्ममंथन करेगी कि आखिर क्या वजह रहती है कि इस तरह के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। मेरे सहयोगी परवेज खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं।
जी परवेज, आज बैठक है यमुनानगर में। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या इस बैठक में आज निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल कुलदीप, मैं बताना चाहूंगा कि जगाधरी के जिमखाना क्लब में इस बैठक को आयोजित किया गया है, जिसमें राव नरेंद्र सिंह इस बैठक की अगुवाई करेंगे और जो तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष है उनको बुलाया गया है। हर महीने जो है जिले में किस तरह के जो है इवेंट्स कराए जा रहे हैं, उसका किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा। इसके अलावा जो रोड मैप है कांग्रेस की तरफ से आगामी 3 महीने में या 6 महीने में क्या रखा जाएगा, उनसे फीडबैक ली जाएगी और उस पर किस तरह से काम किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा एक अहम बात जो है, 3 जो जिलों में हाल ही में जो नगर निगम चुनाव हुए हैं उसके नतीजों पर भी जो है जिलाध्यक्षों से फीडबैक ली जाएगी और कमी कहाँ रही है उसको दुरुस्त करने के लिए जो है मंथन किया जाएगा। और इसमें जो है तमाम जिला अध्यक्षों के अलावा जगाधरी से कांग्रेस विधायक अकरम खान भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद यह बैठक शुरू होने वाली है और बैठक के बाद जो है 2 बजे प्रेस वार्ता भी रखी गई है। इन तमाम जो बैठक में क्या एजेंडे रहेंगे, किन मुद्दों पर मंथन किया गया है, उन पर जो है रामनरेंद्र सिंह से जो है विचार विमर्श भी किया जाएगा, उनसे बातचीत भी की जाएगी और सवाल भी किया जाएगा। फिलहाल जो है तमाम जिलाध्यक्षों को जो पहुंचना है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो फिलहाल जो है बैठक है, मंथन होगा और उसके बाद आगे की रणनीति कांग्रेस की तरफ से तैयार की जाएगी। अब बात करेंगे महंगाई की मार की, जो एक बार फिर जनता पर पड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर जनता की जेब पर बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है प्रति लीटर, जबकि डीजल जो है वो 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो इस सब के बीच जिस तरह से तेल के दामों में ये उछाल आया है, जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। और तेल पेट्रोल के जो दाम है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि तेल और पेट्रोल और डीजल जो है ये ना सिर्फ पर्सनल व्हीकल में इस्तेमाल होता है बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। चाहे आप सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देख लीजिए, जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, पेट्रोल डीजल उसके लिए भी ज़रूरी है। या फिर आप सब्जियां देख लिए, कमर्शियल वाहन जो रहते हैं, जो चाहे सब्जियां लेकर पहुंचते हैं, सब्जियां ढोते हैं या जो भी ज़रूरी सामान होता है उसको लेकर पहुंचते हैं, सब कुछ पेट्रोल डीजल पर निर्भर करता है। और अब जैसे 3 रुपए प्रति लीटर करीब करीब पेट्रोल और डीजल दोनों महंगा हो चुका है, तो इसका असर जनता पर पड़ता नजर आ रहा है। महंगाई की मार सीधी दिखेगी जनता पर, उनकी जेब पर। देख सकते हैं जो पेट्रोल है वो भी 98 रुपए 8 पैसे हो गया है, वहीं डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। 3 रुपए जेब पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। वैसे सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, सारा कुछ बढ़ना चाहिए। फिर तो सैलरी तनख्वाह बढ़ेगी, सब कुछ तो मैनेज हो जाएगा। और सैलरी उतनी रहेगी तो कहाँ मैनेज हो पाएगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल सुबह सुबह 3 रुपए। सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने तो है ही है, कर कुछ नहीं सकते। इस पे कुछ नहीं कर सकते, जो बढ़ाएंगे भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की है, उन्होंने भी अपना काफिला कम कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है सर, सारे सहयोग करेंगे तो अच्छा चलेगा। थैंक यू जी। बिल्कुल, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए कम कर बढ़ा दिए गए हैं। 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई तो भाई जिस हिसाब से चल रहा है काम, तो महंगाई तो हो ही रही है। तो इसमें अब किसी का तो कुछ कह नहीं सकते, ना सरकार को ब्लेम दे सकते ना किसी को कह सकते हैं। वो तो सबके लिए है, अकेले मेरे लिए तो है नहीं, वो तो सारी दुनिया के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि संयम से पेट्रोल और डीजल खर्च करें, क्योंकि लड़ाई चल रही है, सभी को मालूम है। जिसकी ज़रूरत है देखो वो तो उतना तो यूज़ करेगा ही। अब ये तो है नहीं भी मेरे को, अब मैंने मान लो अम्बाला जाना है तो मेरा कुरुक्षेत्र तो काम चलेगा नहीं, अम्बाला तो जाना ही पड़ेगा मेरे को, तो तेल तो लगेगा भाई सब उसमें। काम के लिए यूज़ करो, हाँ फालतू का ना लगाओ, काम के लिए तेल को यूज़ करो। बहुत शुक्रिया तमाम लोग जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो सुबह से बढ़ गए हैं। 3 रुपए पेट्रोल में और 3 रुपए डीजल में वृद्धि देखने को मिली है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
तो करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट देखी आपने, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और अब मेरे साथ फरीदाबाद से अनिल राठी लाइव जुड़े हैं। अनिल, जिस तरह तेल के रेटों में बढ़ोतरी हुई है 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, क्या असर देखने को मिल रहा है और लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? इसका कह सकते हैं कि पिछले काफी दिनों से लोगों को एक झटका लगने वाला था और लोगों को उम्मीद भी थी, कह सकते हैं कि रेट बढ़ने वाले हैं। स्वाभाविक है कि जिस तरीके से ये हालात इस समय देशों के अंदर चल रहे हैं, तो उसको लेकर के अनुमान लोगों का पहले से था कि प्रिपरेशन भी लोगों ने पहले से की हुई थी कि अनिल, आपकी आवाज वो 3 रुपए जी बिल्कुल 3 रुपए जो है वो पेट्रोल और 3 रुपए ही डीजल के ऊपर बढ़ चुके हैं। देख सकते हैं अब इस समय में एक पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं लोग, हालांकि तेल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं, तेल डलवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस तरीके से इनका रूटीन चल रहा था, रूटीन में ये लोग तेल ले रहे थे, तो वो चीज जो है वो इन लोगों को अभी भी रूटीन में करनी पड़ेगी। लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भी आपका? तेल के दाम बढ़ गए हैं, किस तरीके से देखते हो इस चीज को? बढ़ चुके हैं तेल के दाम, तो आज पता लगा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी क्या नहीं होता है, ये डाउन होता है या बढ़ता ही रहता है। प्रभाव किस तरीके से आपको लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी पॉकेट पर, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा भाई साहब इससे, तेल के दाम जो बढ़े? इससे पड़ना इतना तो कुछ नहीं पड़ेगा जी। देखो अब देश में संकट है तो वो तो सबको मिलके उठाना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री अपना आप कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, तो बस और तो कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत तो फर्क है, लेकिन जब सब उठा रहे हैं तो हमें उठाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल स्वाभाविक है। जब पूरा देश और तमाम देशों की बात करें, एक भारत की नहीं, अगर तमाम देशों की बात करें तो लगभग इससे भी अधिक जो है वो रेट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। लेकिन फिलहाल भारत के अंदर अभी भी क्या लगता है कि कुछ राहत है? 3 रुपए बढ़े हैं जैसे तेल के। राहत का है कि जितनी कमर टूटी थी उससे ज्यादा और टूटेगी। राहत का है कि आम आदमी तो मर ही रहा है लगातार महंगाई की मार में। लेकिन हालात भी कुछ इस तरीके के हैं पूरे विश्व के, अगर देखें तो आप हालात हैं, ऐसा नहीं कि हालात नहीं है। अगर देखा जाए तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पहले से ही अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। जब भी एहसास हुआ था कि हाँ ये संकट सामने आएगा तो स्टोर करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। आज उसी का खामियाजा आम पब्लिक भुगत रही है। चलिए, आम पब्लिक जो है वो कह सकते हैं। देखिए स्वाभाविक है कि जब इस तरीके की कोई रेट में इजाफा होता है तो स्वाभाविक है कि आम जनता पर सीधे तौर पर जो है वो इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बार हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये इस पेट्रोल के और डीजल के जो बढ़े हुए दाम हैं इसको देखते हैं, और इन लोगों का क्या मानना है कि कितना प्रभाव जो है ये आपकी जेब पे डालेगा। जी, हालांकि लोग कहीं न कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जो मैं चाहूंगा आप पेट्रोल पंप पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, पेट्रोल कर्मी हैं, उनसे भी एक बार बात करके देखें कि कितना असर उन्हें देखने को मिल रहा है। क्या दाम बढ़ने के बाद जो लोग हैं वो कम पेट्रोल भरवा रहे हैं, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, एक बार पेट्रोल कर्मी भी हमारे साथ हैं। किस तरीके के हालात हैं? अब जैसे रेट बढ़े हैं तो ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्या हो रहा है? ग्राहक तो बराबर आ रहे हैं। माल मिलेगा तो ग्राहक आते रहेंगे, माल नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिक्कत होगी। माल मिलना चाहिए कंटिन्यू। मतलब कुल मिला के इनका भी ये कहना है कि कुलदीप, पेट्रोल और डीजल जो है वो सीमित मात्रा में जो है वो मिलना चाहिए, ताकि लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों के जो रूटीन के काम हैं, वो किसी भी तरीके से जो है वो प्रभावित ना हो सकें। और इसको लेकर के इनको साफ तौर से इन लोगों ने कहा कि यदि तेल और पेट्रोल और डीजल लोगों को मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने काम कर रहे हैं वो नियमित रूप से जो है वो चलते रहेंगे। हालांकि लोग भी कई लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया जो है वो इसमें सामने आई। बिल्कुल अनिल, लेकिन ये तो बात हुई जो पर्सनल यूज के लिए व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, आने जाने के लिए व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल जो रहते हैं उनमें किस तरह से इसका असर देखने को मिलेगा? जी स्वाभाविक है कुलदीप, अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, जिस तरीके से 3 रुपए का इजाफा जो हुआ है, तो आने वाले समय में लोगों को
थोड़ी सी दिक्कतें और झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अब इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। साथ ही साथ जो माल भाड़ा की बात करी जाए, इधर से उधर जो सामान, चाहे घरेलू सामान हो चाहे फिर दिनचर्या का कंपनियों का यूज वाला सामान हो, वो स्वाभाविक है कि उसका किराया कुछ दिन बाद जो है वो बढ़ने को देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इस तरीके की हालात जिस तरीके से कुलदीप पैदा हुए हैं, वो एक पूरे विश्व की समस्या है। कोई पर्टिकुलर एक भारत की ही ये समस्या जो है वो नहीं है, लेकिन पूरे विश्व की समस्या जिस तरीके से ये सामने आ रही है इस युद्ध के बाद, तो स्वाभाविक है कि इससे हम सबको मिलकर के जो है वो एकजुट होकर के लड़ना होगा और इससे जो है वो समाधान इस समस्या का जो है वो निकालना होगा। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि आगे भी जो है वो कुछ और इंक्रीज जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिल सकते हैं। कुलदीप जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल जो है लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन इसका असर दिखाई जरूर देगा, दिखाई दे रहा है, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। और बहुत सारे जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनकी वजह से जो सामान ढो रहे हैं वाहन, चाहे वो सब्जियां लेकर आ रहे हैं या जो भी जरूरी सामान है, वो भी, उस पर भी इसका असर पड़ने की संभावना अब जताई जा रही है। एक ओर जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है तो दूसरी ओर गर्मी में पानी की घटती मात्रा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर पानी का संकट गहराता जा रहा है। इस समय बैराज पर पानी की आमद ऐतिहासिक रूप से बेहद कम दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहां सिर्फ 2800 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य के स्तर से काफी नीचे है। इस वक्त मैं हथनी कुंड बैराज पर मौजूद हूँ। यह वही हथनी कुंड बैराज है जब मानसून सीजन में इसका पानी पिछले साल 3,29,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था, लेकिन आज महज 2,000 क्यूसिक पानी ही सबसे कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और में जो अधिकतम जो पानी है वो 6,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि हथनी कुंड बैराज पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पानी है वह उत्तर प्रदेश को भी जाता है, वेस्टर्न यमुना कैनाल पे भी जाता है, और जो बिजली बनाई जाती है हाइडल पावर प्रोजेक्ट की, उसके लिए भी इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पानी का जल स्तर कम होने की वजह से जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट थे वह बाधित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब मानसून सीजन में यहाँ पर जो है पानी ही पानी नज़र आता है, लेकिन आज जो है घास भी दिखाई देगा आपको, ज़मीन भी नज़र आएगी हथनी कुंड बैराज पर। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला पानी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार 2,000 क्यूसिक पानी दिया जाता है, लेकिन महज 179 क्यूसिक पानी ही फिलहाल उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। जबकि गाइडलाइंस के अनुसार जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है उसे 5,000 क्यूसिक पानी दिया जाता है, लेकिन वो भी महज 2,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। उसका असर यह हो रहा है कि जो इस यमुना पर जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, बिजली बनती है, वह बाधित है। और जब रात के वक्त जो है इसका पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल में जब पहाड़ पिघलते हैं तो पानी का जल स्तर जो है 6,000 क्यूसिक तक बढ़ जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पानी जो है वह अपने न्यूनतम स्तर पर है। मौजूदा स्थिति में जो 12 बजे का पानी है वो 2800 क्यूसिक पानी है जो मौजूदा है। तो इन दिनों में जो लेवल रहता है गर्मियाँ जैसे हैं, तो उस हिसाब से दिन में थोड़ा सा पानी की कमी आती है, शाम को पानी थोड़ा ठीक हो जाता है जी। जो हमारा MOU साइन और शेयर कोटा है, उस हिसाब से ही जो पानी हमें मिलता है रिवर यमुना के अंदर, उसी हिसाब से वो सभी स्टेट्स में बांटा जाता है। और अब आपको बताते हैं करनाल की वंशिका के संघर्ष और सफलता की ऐसी कहानी, जिसमें कदम कदम पर परेशानियां थी, लेकिन वंशिका ने कभी हार नहीं मानी। इसी का परिणाम रहा कि CBSE के 12वीं
बोर्ड की परीक्षा में वंशिका ने 97.4% अंक हासिल कर लिए। बचपन से ही देखने में असमर्थ वंशिका ने इस उपलब्धि के साथ ही ये बता दिया कि मेहनत और जज्बा आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा ही देता है। वंशिका, बहुत बहुत बधाई। और कैसे इतने अंक आ गए? इतने में तो 3 बच्चे पास हो जाते हैं। Thank you so much, sir. I'm very happy for this. I don't know, sir, by the grace of God and hard work, सब लोगों के सपोर्ट के साथ it's happened. क्या जर्नी रही आपकी यहाँ से लेकर वहाँ तक, और आपको आपके पेरेंट्स को कब पता चल गया था कि आप ब्लाइंड हैं, आप देख नहीं सकते? सर, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, इधर से लेकर उधर तक। हर जगह हर टाइम मुझे सपोर्टिव पर्सन्स मिले हैं और मैंने काफ़ी सारा न्यू एक्सपीरियंस, न्यू थिंग्स गेन किया है, नई चीज़ें सीखी हैं। और सर मेरे पेरेंट्स को तब पता लगा था व्हेन आई वाज 11 days old कि आई कुड नॉट एबल टू सी। उसके बाद क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, और कैसे स्कूल तक आप वहाँ तक पहुँचे? नेट पर सर्च किया, लोगों ने बताया, या तमाम और चीज़ें? सर, इस चीज़ में मैं बहुत लकी रही हूँ। मेरे पापा जिधर काम करते थे, उनके डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश सर और उनके फ्रेंड डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी में। वो लोग मेरे को चंडीगढ़ लेकर गए थे मेरे पापा के साथ, और उन्होंने ही हमें बताया, उन्होंने ही उधर मेरा एडमिशन करवाया, और जिसके थ्रू मैं आज पढ़ पा रही हूँ और आज यहाँ पर हूँ। आगे की क्या जर्नी है, क्या करना है? ग्रेजुएशन किस उस फॉर्म में करना है, उसके बाद क्या करना है? यस सर, मैं ITEP BA BEd के लिए मैंने अभी फॉर्म फिल किया है। आई होप फॉर द बेस्ट। BEd के लिए? BA BEd, यस। BA BEd के लिए ITEP, यस। जी। उसके बाद की क्या जर्नी अपने दिमाग में रखी है आपने? सर, आई वुड लाइक टू क्रैक UPSC। मुझे वो रहेगा, तो मैं उसके लिए अप्लाई करना। तो UPSC पर आप किसी को फॉलो करते हो सोशल मीडिया पर, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए? सर, इतना ज़्यादा नहीं अभी मैं फ़ॉलो करती। बस मेरे एक सर हैं मिस्टर अश्विनी कुमार सर, वो मुझे हमेशा गाइड करते हैं, और UPSC के बारे में मुझे पता भी सर से ही लगा, और उन्होंने मुझे पूरा इसमें गाइड किया, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैंने सर से ही जाना। तो अभी मैं YouTube पर तो इतना नहीं देखती किसी को, बट येस, मुझे अभी एकदम से मुझे क्लिक हुआ। हरियाणा से ही एक मैम है दिव्या तंवर, उन्होंने इधर महेंद्रगढ़ से ही वो बिलोंग करती हैं। अभी लास्ट और आई थिंक सेकेंड लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन हुआ IAS में, 105 रैंक आई थिंक उन्होंने लिया। तो यस, वो भी आइडियल हैं। एक आखिरी सवाल, और बच्चों को क्या कुछ एक मैसेज देंगे कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, और मार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर एक अच्छा इंसान बनना इम्पोर्टेंट होता है? सर, मैं यही कहूँगी कि बस अपना कंसिस्टेंट रहो। जिस चीज़ को हम जितना वक्त देंगे वो उतना ही हमारे लिए हमें कॉन्सिक्वेंस में देगा, और यूनिवर्स भी आपको देख रहा है, गॉड भी आपको देख रहे हैं। आप अपना बेस्ट दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। और यस, एक अच्छा इंसान बनना डेफिनेटली, मॉरल वैल्यूज़ आर टू इम्पॉर्टेंट। ये वंशिका की जर्नी है, और ये आपको मोटिवेट करेगी, उसकी बातें मोटिवेट करेंगी। करनाल में मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को लेकर विवाद हो गया। 17 से 23 मई तक घरौंडा के अनाज मंडी में शिव महापुराण होना था। इसी के आयोजन को लेकर विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ा कि अब कथा ही रद्द करनी पड़ गई। दंड लिए हुए हैं, बोले दंडी स्वामी हैं हम। घरौंडा में होनी थी लोहान मंदिर प्रदीप मिश्रा जी महाराज के साथ, पर अब क्या समस्या हुई, क्या कारण हुआ, किस वजह से, कि ना अब महाराज जी का पता, ना संयोजक का पता, ना हमारी अब दक्षिणा का पता लग रहा। अनुष्ठान भी हो चुका, सब कुछ है, अब कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो। दक्षिणा मेरी 21 दिन की थी। 21 दिन की थी जी, 21 दिन की मेरी पितरों नाम के पितृ गायत्री जाप किया था मैंने, तो 21 दिन की मेरी जाप की दक्षिणा थी। 2 महीने का किराया बाकी है 80,000 रुपये, और अपना बिजली का बिल है अराउंड 13,000 रुपये। कहते हो दिखा देता हूँ मैं। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे दे किराया भी आपने? मैंने तो फ्री में मैं छोड़ दिया था। मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं। कौन लोग थे जिनको दिया था, क्या नाम? 30 नाम था जी उसका, मुझे नहीं पता था कौन है ये लोग।
और अब खबर पटियाला की। पटियाला में केंद्रीय जेल से भागे 3 कैदी जेल से भागने के लिए कंबल को सहारा बनाया है। पुलिस ने तीनों कैदियों को फिर से काबू कर लिया है। तो पटियाला में केंद्रीय जेल से ये 3 कैदी जो हैं भागे थे और कंबल का सहारा लेकर जेल से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी और अब इन कैदियों को एक बार फिर से काबू कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। तो 3 कैदी जो फरार होते हैं कंबल का सहारा लेकर, सवाल लेकिन फिर भी बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि केंद्रीय जेल से 3 कैदी एक कंबल का सहारा लेकर फरार हो गए हैं। कैसे फरार हो गए हैं, क्या वजह रही, बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठते हैं। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों को कैदियों को फिर से काबू कर लिया गया है। हरियाणा हिमाचल प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।